स्वागत है, मेरे युवा मित्रों का स्वागत है। बहस के मुद्दे क्या हैं? बहस के मुद्दे आपको मैं बता देता हूं। भारत जैसे सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है, यह बहस का मुद्दा नंबर 1। मुसलमानों को वक्फ तो बाकी आबादी को यह विशेष अधिकार क्यों नहीं? सिखों को, जैनों को, पारसियों को, ईसाइयों को यह अधिकार क्यों नहीं? हिंदुओं को यह अधिकार क्यों नहीं? वोट बैंक के लिए वक्फ को असीमित अधिकारों का गिफ्ट दिया गया कांग्रेस की सरकार के अंदर और बाकी सरकारों के अंदर। यह एक मूल प्रश्न है। आज इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं, परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मेहमान कौन कौन जुड़ रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। तस्लीम रहमानी का जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है और एमपीसीआई के अध्यक्ष हैं, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। शहजाद पुरावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अभिनंदन है उनका। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं ज्ञानवापी की। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना साजिद रशीदी, इस्लाम के जानकार हैं, उनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। सबसे और मेरे तमाम एक बार फिर युवा मित्रों का स्वागत है। इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं। आप वकील हैं विष्णु शंकर जैन, तो शुरुआत आपसे करते हैं। यह वक्फ का कानून है क्या? अगर आपको 1 मिनट में मैं अपने व्यूअर्स को बोलूं समझाने के लिए तो। देखिए, इनिशियली अगर कोई वक्फ की बात करे तो जो इस्लामिक लॉ का हमने अध्ययन किया है, अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है, मुस्लिम समाज से आने वाला व्यक्ति अपनी स्वयं जो उसने अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी अर्जित की है, अगर वो उसको अल्लाह को डोनेट करता है, डेडिकेट करता है, तो उसे एक वैलिड वक्फ माना जाता है। और जो सबसे पहला वक्फ एक्ट आया था इस देश में 1913 में आया था, वक्फ एक्ट 1913, फिर 1923 में आया, फिर यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट आया 1936 में, फिर यहां से गड़बड़ी शुरू हुई है जब वक्फ एक्ट 1954 आया है और अब आप उसका एक विशाल रूप देख रहे हैं। और दिक्कत क्या है, मैं आपको यह बता रहा हूं। आपने वक्फ एक्ट 1995 में असीमित अधिकार दे दिए वक्फ बोर्ड को कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है अगर उसको ऐसा रीजन टू बिलीव है। और जो बात मैं बोल रहा हूं हू बहू ये शब्द सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में लिखे हुए हैं। इसके खिलाफ हमारा विरोध है कि अगर आपकी अपनी संपत्ति को आपको वक्फ करना है तो आप करिए, पर मेरी संपत्ति को जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति कैसे घोषित कर सकते हैं? और अमीश जी, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉ में प्रपोजिशन है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग तो होना ही होना है। और उसके बहुत उदाहरण हमने देखे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन उसको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्टरनेट लैंड देके उनको वहां से खाली कराया। तो पॉइंट यह है, अगर आपके वक्फ को कानून को शॉर्ट में समझना है तो कानून यही है कि आपको अपनी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है, किसी और की संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति नहीं कर सकते। अच्छा, और ये जो पावर दी गई है, इसके खिलाफ हमारा विरोध है। जी, मैं तस्लीम रहमानी आपके पास आता हूं और अगला 1 मिनट में आपको देता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर विमर्श होना चाहिए आज और बाकायदा तर्कों के साथ होना चाहिए। अगर यह अधिकार वक्फ के पास है, यह अधिकार मुस्लिम्स के पास है, तो यह अधिकार ईसाइयों और पारसियों के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? हिंदुओं के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? जैनों के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? पहली बात तो यह समझ लेनी चाहिए कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज नहीं हैं। और यह इस बात से साबित है कि वक्फ बोर्ड इन जमीनों को ना खरीद सकता है ना बेच सकता है, उसका कस्टोडियन होता है, मालिक नहीं होता। वक्फ के बारे में समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह समझ लेनी चाहिए जो विष्णु ने भी कहा कि जो मुसलमान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी मर्जी से अपनी कमाई हुई ज़मीन को अल्लाह के रास्ते में किसी खैर के काम में, अस्पताल के लिए, बेवा के लिए, यतीम के लिए देना चाहता है, वो उसे अल्लाह के लिए वक्फ करता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं करता। तो वो वक्फ का अधिकार उसको है। अगर क्रिश्चियन ऐसा करना चाहते हैं और करते हैं, और ईसाई और सिख और हिंदू वो लोग ऑलरेडी करते हैं, तो वो भी करें। इसमें किसी को क्या दिक्कत है? सवाल और मसला यहां वो नहीं है जो आप उठा रहे हैं। मसला ये है कि हुकूमत इस बिल के जरिए उस इख्तियार को छीनना चाहती है और उस कस्टडी को छीनना चाहती है, मैनेजमेंट की कस्टडी। अच्छा, एक हार्ड फैक्ट ये है कि इस देश में
आर्मी और रेलवे के बाद किसी के पास अपनी अपनी जमीन है तो वो वक्फ है। अब आप एक गलत नोशन नहीं है, ये सही नोशन है। नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट, नहीं, ये सही नोशन है, ये सही नोशन है कि रेलवे और आर्मी के बाद अगर किसी के पास अपनी लैंड है तो वक्फ के बाद। अब एक बात बताइए, देखिए अब आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सके, मैंने आपको अधिकार दिया बोलने का, नहीं यहां पर अधिकार है बोलने का, लेकिन असीमित अधिकार नहीं है। सर ये असीमित अधिकार नहीं है आपके पास, यहां पर चर्चा में आप ही नहीं बोलते रहेंगे, राजकुमार भाटी भी है, शहजाद पूनावाला भी है, असीमित अधिकार तो नहीं है ना भाई किसी के पास। एक सेकंड, इनका भी अधिकार है बोलने का। कितने लोग बोलना चाहते हैं यहां पर? ये भी देश के अवाम है, इनको भी अधिकार है बोलने का, ये भी अपनी बात को रखेंगे। आज आप सब मेहमान है मेरे, आप इस चर्चा में बोलेंगे और मैं ये वादा करता हूं ये लोग बोलेंगे। सुनिए अब मैं आता हूं शहजाद पूनावाला, आपकी बात तो कह रहे हैं असीमित अधिकार तो है नहीं, और जाकिर नायक कह रहा है कि देखिए अब मोदी पहले से कमजोर हो गए हैं, और देखिए फॉरेन इंटरफेरेंस है या नहीं है, लेकिन विदेशों से बयान आ रहे हैं। जाकिर नायक कह रहा है कि मोदी पहले से कमजोर है, अगर मुसलमान कूच करेगा तो झुकना पड़ जाएगा। मेरा प्रश्न सीधा यह है, सीधा मेरा प्रश्न यह है कि पटना से 30 किलोमीटर दूर एक गांव, पूरे का पूरा गांव वक्फ का हो गया और नोटिस दे दिया गया कि गांव खाली कर दीजिए, वहां पे 95% आबादी हिंदुओं की है। शहजाद पूनावाला आप भी मुसलमान हैं, जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, केवल पटना के गांव की नहीं, इन्होंने तो ताजमहल भी क्लेम कर लिया। छत्तीसगढ़ में तहसील की ऑफिस, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर, और यहां तक कि एक तमिलनाडु में 1500 साल पुराना गांव, कुरान पाक नाजिल हुआ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले, वक्फ उसके बाद आया, गांव क्लेम किया 1500 साल पुराना। बताइए क्या चल रहा है? ये वक्फ में संशोधन लाने की बात पहले सबसे की किसने? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, मुसलमानों ने उसकी पैरवी की। जेपीसी 9th रिपोर्ट रहमान खान की अध्यक्षता में बनी, मुसलमान जैसे आगा खानी, दरगाह के लोग, जो बोरा समाज के लोग, महिलाएं। और क्या है वक्फ के अमेंडमेंट? वक्फ के अमेंडमेंट प्रो गुड गवर्नेंस है, प्रो ट्रांसपेरेंसी है, प्रो गरीब है कि गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को उसका अधिकार मिले। वक्फ की पता है जमीन कितनी है? 9 लाख एकड़। 9 लाख एकड़ को मैं आपको साइज में बताता हूं। एक मुंबई है ना, पूरा मुंबई शहर 1 लाख एकड़, 9 टाइम्स मुंबई, इतना वक्फ के पास जमीन है। इनकम कितनी है? 200 करोड़। सच्चर कमेटी ने बोला मिनिमम 12,000 करोड़ आनी चाहिए। अच्छा, 12,000 करोड़ इनकम आएगी तो किसके पास जाएगी? ये कोई सरकार के पास तो जाएगी नहीं, टेंपल ट्रस्ट तो है नहीं, ये जाएगी तो मुसलमानों के बेनिफिट के लिए। तो ये मुसलमानों के बेनिफिट के लिए है। और जो मुसलमानों ने, अमीर मुसलमान, जो पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए मुसलमान, देखते होंगे ना, वो बड़े बड़ी गाड़ियों में आते हैं, फॉर्च्यूनर में आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमते उठते बैठते, उनकी इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के नेता जाते हैं, उनके साथ बैठकर वो लोग ये लैंड हथियाना चाहते हैं और औड़ी पौने दामों में बेचना चाहते हैं। इसीलिए वो इस संशोधन के खिलाफ है। पर मैं आखिरी बात छोड़ना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दो, दिल्ली की घटना बताता हूं। डीडीए की जमीन 2016-17 में आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है हम फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू हम हटाना चाहते हैं, उसको प्लेस करना है कहीं और। एमसीडी और डीडीए बोलती है हमारी एक पार्क है उसमें लगा देते, सब लोग बोलते हैं ओके जी ग्रेट। वक्फ बोर्ड आते कहता है ये पार्क हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू नहीं लगेगी। और रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से भी इनको प्रॉब्लम हो चुकी है। बताइए रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से क्या समस्या हो सकती है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने पैरवी की थी कि नहीं वक्फ के अमेंडमेंट की? जी। जेपीसी 9th रिपोर्ट ने की थी कि नहीं की थी? जी, मैं और किससे पूछूंगा? बिल्कुल आपसे पूछो, आप ही से पूछो। आप पूरे देश से भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछो। देश से क्या, आप ही से पूछो। आप कन्विंस हो जाए। यहाँ पर वक्फ के वकील आप है ना? 12,000 वक्फ के वकील आप है ना? यहाँ पर मैं वकील नहीं हूँ, वकालत कर रहे हैं ना उसकी? हालांकि इनका कोई उस पर स्टेक नहीं है, लेकिन मैं वकील नहीं हूँ। नहीं, वो बेनिफिशियरी है। नहीं हूँ। एक सेकंड, आपने क्या बोला सर? क्या बोला? इनका क्या स्टेक नहीं है? अब देर में समझ में आया, आपकी बत्ती बाद में चली। मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड, मुसलमानों ने अपनी जमीनें वक्फ की हैं अल्लाह के कॉज के लिए, गरीबों के लिए, चैरिटी के लिए। बाकी किसी का स्टेक क्या है? मेरा स्टेक कैसे नहीं है? ज्ञान व्यापी को आप वक्फ नंबर 100 घोषित कर चुके हैं, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे इतनी लंबी लीगल लड़ाई चल रही है कि उसको वक्फ ट्राइब्यूनल भेजा जाए। मेरा स्टेक क्यों नहीं? कृष्ण जन्मभूमि को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कुतुब मीनार को, ताजमहल को, टीले वाली मस्जिद को, हर एक चीज को। ठीक है, फैक्चुअल बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का क्या लेना देना, वक्फ तो मुसलमानों से है और मुसलमानों का ही लेना देना है। अब सुनना पड़ेगा। अब तिरुचिरापल्ली में जो मैं बात बता रहा हूं तमिलनाडु की, वहां पर पूरे गांव पर 2022 में दावा ठोक दिया गया। वहां पर 1500 साल पुराना मंदिर है, उस पे वक्फ ने दावा ठोक दिया। तो क्यों हिंदुओं का अधिकार नहीं है अपना मंदिर बचाने का?
कमाल की बात कर रहे हैं आप। इनका क्या मतलब है, फैला रहे इनका हैं। क्या मतलब है, इनका क्या मतलब है? ये अरे ये तो अफवाह जैन फैलाया जा रहा है, है। जैन है, ये भी अल्पसंख्यक है, अफवाह ये फैलाई भी जा रही अल्पसंख्यक है इस कि देश के अंदर, ये जैन भी अल्पसंख्यक है। हमें तो ऐसा और कोई उसकी एक्ट किसी नहीं है। अदालत में जेंट्स सुनवाई के पास नहीं तो ऐसा होती। कोई एक्ट नहीं आप है। देखिए ये अफवाह वक्फ फैला एक्ट रहे हैं 1995 जैसा ये मैं अफवाह एक फैला मिनट रहे हैं अमीर कि जी, वक्फ बोर्ड की मैं एक सुनवाई शब्द कहीं नहीं नहीं होती। बोलूंगा। अभी कोई भी अभी ये पैनलिस्ट कोर्ट मुझे कर यहाँ रहा दिखा दे है कि दिल्ली किसी हाई और कोर्ट minority एक सेकंड के सेकंड, पास दिल्ली हाई कोर्ट और इस अगर देश कोई के एक्ट जैन, कहीं और अगर नहीं ये है, देश के हाई कोर्ट जैन कैसे इकट्ठे कहते हैं? होकर अपनी वेल्थ को एक्युमुलेट कर ले तो अगर वो अपना पैसा बाहर निकाल दे तो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी सामने आ जाएगी। इतना पैसा है इस देश के जानों के पास, इतना पैसा है। ये भी अल्पसंख्यक है इस देश में, क्योंकि अल्पसंख्यक की बड़ी डेफिनेशन होती है, क्योंकि कहा जाता है कि देखिए अल्पसंख्यक एक सेकंड आप शांत रहेंगे आप। अब अल्पसंख्यक कहा जाता है कि अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है इस देश में। मैं अल्पसंख्यकों की बात करता हूं, जैन अल्पसंख्यक हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और वो कितनी वेल्थ जनरेट करते हैं भारत के लिए, ये सबके सामने है। सिख इंटरप्राइजिंग कॉम है, सोचिए कितना बिजनेस वो जनरेट करती है। अब मैं पारसियों की बात करता हूं, इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट पारसी, इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस घराना पारसी, ये इस देश की सच्चाई है। इसलिए अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, इस देश की